ओके जी नाज़रीन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सना कादिर। और आज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो आज टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। जैसे कि मैं हमारे जितने भी तमाम प्रोग्राम होते हैं उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके लिए ना लेकर आए जो कि आपको जिनमें इंटरेस्ट है और आप लोगों की जो डिमांड्स होती है उससे से मुतल्लिक हम जो है वो टॉपिक भी ऐसे ही लेकर आते हैं। और आज जो हमारे साथ जो है वो गेस्ट मौजूद है वो तो स्किन स्पेशलिस्ट है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली जो है वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। आपकी जो ये स्किन है, आपकी जो ये खूबसूरती है वो बरकरार होगी, क्योंकि जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं उनको देखकर मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा मुझे खूबसूरत नज़र आती है। हालांकि उन्होंने जिस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखा है, जिस तरह से अपनी एज का ख्याल रखा है, अपने फेस का ख्याल रखा है, वो सच में जब आप उन्हें, जाहिर सी बात है आप लोग देखते भी हैं और बहुत सारे लोग मेरी तरह उनके फ़ैन भी हैं कि किस तरह से वो अपनी जो खूबसूरती है उन्हें बरकरार रखती है। वन एंड ओनली हमारे साथ जो है वो डॉक्टर उम्मे राहील यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि नेचुरोपैथ भी है। उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मजे में। एज यूजुअल, ऑलवेज ब्यूटीफुल। तुम्हारी मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ जो है वो जनरल फिजिशियन डॉक्टर साकिब भी यहाँ मौजूद है, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब, वंस अगेन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब मैं देखती हूँ ना कि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि बाहर भी काम कर रही होती है और घर में भी जो है वो तमाम तरह अपनी फैमिली का ख्याल रख रही होती है, लेकिन वो अपने आप को भी बहुत सेट रखती है। मैंने डॉक्टर उम्मे राहील को जब देखा है, हमेशा देखा कि वो बहुत ही सेट रहने वाली बंदी है। और मतलब उनकी जो प्रॉपर एक ड्रेसिंग होती है, लाइट सा थोड़ा सा मेकअप होता है, बहुत ही खूबसूरत। ये आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मैं फिर कहूँगी सना कि तुम्हारी मोहब्बत है। तुम फर्स्ट डे से इतनी मोहब्बत से मिलती हो, लेकिन बहरहाल सारी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया। बस उसको जो है ना फील करना चाहिए। मतलब हमें कॉम्प्लेक्स में नहीं आ जाए कि हम अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया बेहतरीन बनाया। अच्छा, आपने जिस तरह से जो है वो एक होता है ना कि बढ़ती हुई एज की भी असरात बंदा रोक लेता है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बहुत मतलब इनकी ये शादी हुई हुई है इनकी और इनके बच्चे हैं। और आप जब खुद देखेंगे आगे, मैं नहीं बता रही आप लोगों को, आप लोगों के दिल टूट जाएंगे जब आप जाएंगे और देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, माशाल्लाह मेरे नवासा नवासी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं। लोग शॉक तो होते होंगे आपको देखकर। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ना लाइन मारने की कोशिश की हो आप पर और आपने फिर, हाँ बेटा मैं आ रही हूँ, घर आ रही हूँ मैं बस? एक्चुअली पता नहीं, शायद इस तरह का मेरा वास्ता रहा नहीं। बकौल मेरी जो कलीग्स हैं, हमारी जो फर्टिनिटी उसमें कहा जाता है कि अगर उम्मे के लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया जाए तो एक बहुत बड़ा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें भाई और बेटों की बहुत बड़ी तादाद होगी। तो मैं वक्त से पहले राखी बांध लेती हूँ, भाई बना लेती हूँ और बेटा बना लेती हूँ, तो आज ऐसी कोई नौबत कभी आई नहीं। हाँ, वेल ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब अभी मैं देखिए बिल्कुल अपने पॉइंट से हटकर थोड़ी सी गपशप कर रही हूँ, कभी ऐसा हुआ आपको कि आपको कोई लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, बहुत ज़्यादा वो लड़की पसंद आई हो, लेकिन वो जो है वो फिर शादीशुदा हो या ऐसा कुछ कभी हुआ है? बहुत बार हुआ। बहुत बार हुआ। ज़्यादा होता है एक्चुअली, वो एज में ना उस बात होता है वो एक। अच्छा, इनके साथ बहुत बार हुआ, मतलब इन्होंने छोड़ा नहीं है, फिर भी देखा है, दोबारा से ट्राई किया। देखो पता है, लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती है, लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है बनस्बत लड़के के। और लड़का जो है वो जब तक अपनी एक लाइफ में सेटल होता है, उस वक्त लड़की 2-4 बच्चों की माँ बन चुकी होती है। तो वो बेचारा फिर वो कहता है जी अच्छा जी, अब मैं तो फिर पीछे रह गया। खैर कोई नहीं है डॉक्टर साकिब, घबराना नहीं है। मैंने गिव अप नहीं किया। गिव अप नहीं किया अभी भी। खैर, तो स्किन के हवाले से भी कुछ जो है वो बात करते हैं कि जिस तरह से ख़ास तौर पर मैंने बताया कि जब इंसान की एज बड़ी होती है ना, तो जाहिर सी बात है आपके फेस पर जो इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। आपके फेस जो है वो बिल्कुल, जो आपकी स्किन है वो थोड़ी लटकना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा झुर्री आने लगती है। किस तरह से हम अपनी बढ़ती हुई उम्र के जो असरात होते हैं उसे रोक सकते हैं? अच्छा सना, आपने सारी चीज़ों को रिलेट किया एज के साथ। देखिए एज के साथ जो चीज़ें आ रही है नेचुरल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जाहिर सी बात है, एक एज प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। आपकी एज बढ़ेगी, आपके बाल भी वाइट होंगे, गिरेंगे भी, आपकी जाहिर सी बात है बोन्स, स्किन, हर चीज़
अपना जो है ना अपना उस प्रोसेस के थ्रू ना वीक होती चली जाएगी और एजिंग आती जाएगी। इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। बट अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें जो देखने में मिलती है वो है कि यंग एज में एजिंग आना। हाँ, उसकी वजह क्या है? देखिए एजिंग तो एक, मैं तो कहती हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। एजिंग आ रही उसको आप शुरू दिन से केयर करेंगे। यंग एज से मैंने क्यों शुरू किया कि यंग एज में जब मैं एजिंग देखती हूँ, लेकिन मेरे पास अगर एक बच्ची आती है 20 साल की और 22 साल की होती है, जब वो मुझे अपनी एज बताती है तो पहले तो मैं मतलब सरप्राइज होती हूँ, क्या है वाकई इसकी एज 20 ईयर्स है। वो आराम से 40 अबव लग रही होती है। अपने आप को आर्टिफिशियल चीज़ों के थ्रू उन्होंने इतना डैमेज किया हुआ होता है कि बहुत पहले एजिंग आ जाती है। जैसे हमारे वक्त में कहा जाता था, मैं अभी भी बच्चियों को, मेरे पास जितनी बच्चियां आती हैं सबसे कहती हूँ कि 20 ईयर से पहले आपने कोई प्रोसीजर पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, कोई फेशियल वगैरह भी नहीं, बस बहुत क्लेंजिंग कर ली, अगर कोई नीड है तो कोई चीज़ कर ली, किसी आर्टिफिशियल चीज़ के ऊपर नहीं जाना। लाजमी 18 ईयर्स गुजार लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट करोगे। और 25 के बाद कोई बहुत ही आपका प्रोसीजर है तो आपने जाना है। लेकिन अब 13 इयर्स की जो बच्ची होती है वो भी सारे काम करवा रही होती है। वो कहती है जी मेरा फिलर भी कर दीजिए, मेरे आप आईब्रोज भी लिफ्ट कर दीजिए। अब आप सोचे जब 13 से 15 साल की बच्ची ये सब प्रोसीजर्स करवाएगी 7-8 साल बाद, उसकी जो एक मासूमियत है, एक नेचुरल ब्यूटी, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और 20-22 साल जब उसका एक पीक टाइम होता है, वो उसमें अपना जो है अपनी पूरी नेचुरल ब्यूटी खत्म कर चुकी होती है। तो उस एजिंग को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। बेहतर यह है कि 20 साल से आप स्टार्ट करें अच्छे विटामिन का, लाइक जैसे जीपी मौजूद है, ये बेहतर बताएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँ आपको कि हम लोगों को कुछ भी मसला होता है हम सीधे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जबकि मेरी हमेशा अपने हर पेशेंट से मतलब रिक्वेस्ट होती है, कोई इशू है, आपके बुखार हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप पहले जीपी के पास जाइए, उससे आप कंसल्ट कीजिए, सजेशन लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। देन आपने फैसला करना है कि आपको किसके पास जाना है। आपने खुद फैसला नहीं करना जी अब मुझे ये चल रहा है तो मैं यहीं पे जाऊं, नहीं। जीपीज होते किस लिए हैं? इसलिए होते हैं कि आप उनके पास जाएं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, देन आपको जाना कहाँ है, और फिर आप सिलेक्शन करेंगे कि जी मेरा असल में जो मसला है, मेरे पेट का मसला है, मेरे जिगर का मसला है, मेरे स्किन का मसला है, या अल्लाह ना करे मुझे किडनी का इशू है, या वट एवर जो भी है। उसके बाद आपका जो जीपी होता है वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। देन आप उसके बाद जो है किसी अपना स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना कंसल्ट करते हैं। और जहाँ तक स्किन की बात है, दाने निकलना नेचुरल प्रोसेस है। आपके वक्त से पहले आपको थोड़ा सा फ्लू भी हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, स्किन पे बम्प्स हो जाते हैं, इसको नेचुरली लेके चलना चाहिए। बहुत सीवियर कंडीशन है तो फिर आप जो है जैसे अब हमारे पास आ गए हैं कोई नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए, या डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले गए हैं, तो उसमें भी आप अवॉइड कीजिए बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स का, बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन का। मैं हमेशा बच्चों से और बच्चियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा आपका जो ये सिस्टम है ना, लाइक जो टीन एज होती है, ये इसको इसी तरह से गुजरने दो, सिर्फ केयर करो, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, और वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, आफ्टर 30 हमें जो है अपना ख्याल ज़्यादा रखना होता है क्योंकि हमारी एजिंग आना शुरू हो जाती है। उसमें सनस्क्रीन मस्ट है, आपने सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपको एजिंग ना आए तो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, वाइटामिन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो है आपने जो अपने नाइट सीरम्स हैं, डे क्रीम्स हैं, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने नेचुरल जो आपका एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करते हैं। सही। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से जो है वो जब हम 38 से पहले अपनी स्किन का जो है वो ख्याल रख सकते हैं। डाइट का खास तौर पर हमें ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो पानी कम पीने की वजह से, या वो अगर डाइट का ख्याल ना, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर अभी जो हमारे वेदर्स चल रहे हैं उसमें तो बहुत आसानी से जो है वो आपकी स्किन का वैसे ही जो है वो पूरा ख़राब हुई हुई, आप कुछ भी उसे कह सकते हैं। अच्छा, गर्मियों के मौसम में स्किन जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाना और जो जैसे कहते हैं खुश्की के पैचेस पड़ जाना है स्किन पर, तो ये किस तरह ठीक हो सकते हैं? देखो बच्चे, मसला ये है कि गर्मियों के मौसम में स्किन को डिहाइड्रेट होना ही नहीं चाहिए। अब आपको क्यों नहीं होना चाहिए? गर्मी इतनी है, पसीना बहुत आता है, पानी तो सब पीते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो गर्मियों के फल और सब्जियां उतारी हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो उतारी हैं, वो फुल ऑफ वाटर कंटेंट है।
आप तरबूज देख लो, खरबूजा है, आप लीची, आप जितने मोस्टली आपको जो फ्रूट्स नज़र आएंगे उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। दही इस्तेमाल करें आप गर्मियों के अंदर, अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेट नहीं होगी कभी भी। सही। इसलिए कि एक वाटरमेलन आप देख, तरबूज देखो, वो आपका कितना उसमें पानी परसेंटेज है, कितना ज़्यादा उसके अंदर पानी मौजूद है। खीरा है, वो है ही पानी। अगर ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट में आप रखते हैं तो आपको कोई 5-6 लीटर पानी नहीं पीना है, आप पानी वही पीजिए जितनी आपको प्यास लग रही है, लेकिन इतना नहीं कि आपने पूरे दिन में 1 गिलास पानी पिया है, तो वो आपको जो है डिहाइड्रेट कर देगा और आपकी स्किन जो है फ्लेकी हो जाएगी, उस पर वक्त से पहले रिंकल्स आ जाएंगी, आपका कलर ख़राब हो जाएगा, आपकी स्किन जो है आप जगह छोड़ना शुरू कर देगी, जैसे लूज़ हो जाएगी। तो पानी पीना तो है, लेकिन दही का इस्तेमाल बहुत करना है, और जो फ्रूट्स हैं गर्मियों के वो आपने बहुत रेगुलर यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन जो है वो Yes. ठीक रहे। अच्छा, हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साकिब भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साकिब, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जाहिर सी बात है स्किन का जो ख्याल है वो आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, और स्किन के ख्याल से ज़्यादा आपको अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि आप कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाए, या आप पानी कम पी रहे हैं, कहीं आपको जो है हीट वेव की वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। ठीक है, इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी कि क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि जस्ट डिहाइड्रेट होते हैं, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको जो है वो अचानक से एंजाइटी हो रही है, अचानक से जो है वो उनको बीपी उनका बढ़ता जा रहा है, या वोमिट शुरू हो गई है? इसका मैं आपसे जवाब लूँगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ओके जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ जो है वो आज डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं और डॉक्टर साकिब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। दोनों को एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल डॉक्टर साकिब के लिए मैं छोड़ कर गई थी कि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाए या आप खुद डिहाइड्रेट हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास आए होंगे जिनको वोमिट का केस हो, लेकिन ऐसा लगे अर्जेंटली कि उनको जो है वो बीपी उनका बिल्कुल ही या तो हाई हो जाए या तो लो हो जाए, तो इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट करते हैं? देखें, सबसे पहले तो उनकी जनरल जो स्किन की स्टेट और जनरल जो उनकी बॉडी की स्टेट है वो देखनी होती है, और बहुत क्लियर कट क्लूज मिल जाते हैं कि ये पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है। पानी की कमी बहुत विजिबल होती है, मतलब स्किन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं, उनकी आइज़ को देखना होता है, उनकी टंग को, माउथ को देखना होता है, तो बहुत क्लियर होता है ये कि डिहाइड्रेशन है उस पेशेंट को। और स्पेशली ये गर्मी के दिनों में, और इसमें तो हमारा अपना भी जो फर्स्ट जो इम्पल्स होती है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो ये होती है कि वो डिहाइड्रेटेड है। तो डिहाइड्रेशन इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है पकड़ना जिसको, और ट्रीटमेंट ज़ाहिर है पर उसका वाटर रिप्लेनिशमेंट है कि पानी आप उसको रिप्लेस करें जल्द से जल्द। हम ड्रिप्स की सूरत में करते हैं, रिंगल लैक्टेट होता है, नॉर्मल सेलिन होता है, उसके थ्रू उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और फ़ौरन से उसका रिजल्ट आता है, बिकॉज ऑब्वियसली आईवी रूट से जब आप वाटर देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से बॉडी के अंदर उसकी जो जितनी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर की कमी है वो जल्दी उसको रिप्लेस कर लेता है, ओरल इंटेक से कम रिप्लेस करता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि आपको इस तरह हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और वो करना पड़ रहा है। फिर अल्टीमेटली फिर जब हम उस पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो वो यही बताते हैं, जी पानी नहीं पिया हुआ, पूरा दिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इसके अलावा कुछ लोग आते हैं कि जी हम धूप में काम कर रहे थे, गर्मी में काम कर रहे थे, हमें पसीना बहुत आ रहा था। अब धूप में काम कर रहे थे का अंडरस्टैंडेबली मतलब यही होता है कि पसीना उनको इतना ज़्यादा आया कि उन्होंने उस वाटर को रिप्लेस नहीं किया, जिसकी वजह से उनके अंदर ये सारी डेफिशिएंसीज हो गई। तो अल्टीमेट फिर जाहिर है हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि आप पानी की इतनी कमी होने ही ना दें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि पानी की कमी से किडनी डिजीजेस बहुत जल्दी होती हैं। एक आम आदमी का भी अगर यूरिया और क्रेटिनिन आप चेक करवाएंगे, जो कि किडनी के बेसलाइन टेस्ट हैं, वो ख़राब आते हैं। हालांकि उनको कोई किडनी डिजीज़ नहीं होती, लेकिन उनका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होता है, बिकॉज उसको नॉर्मल रखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल वाटर का लेवल होना ज़रूरी है, जिससे आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शनिंग में रहें, और उनकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है एज सून एज आप पानी की इंटेक कम करते हैं। ये मैं एक नॉर्मल आदमी को बता रहा हूँ, जिनको किडनी डिजीज़ हैं उनकी बात अलग है। नॉर्मल आदमी का भी यूरिया क्रेटिनिन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसा काम करें ही नहीं कि जिससे आप इतनी ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब हो। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जिन लोगों में ये डिहाइड्रेशन वाली जो चीज़ होती है उनमें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि पेशेंट होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आपका अगर किसी दिन पानी का लॉस हुआ है, स्वेटिंग हुई है बहुत ज़्यादा, आप ORS पिएं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर, क्योंकि नॉर्मल वाटर को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन जो स्वेटिंग में आपके सॉल्ट्स लॉस हुए हैं
उनको रिप्लेस नहीं करेगा, सॉल्ट्स की कमी फिर भी रहेगी। तो आप ORS लें, उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे भी होगा, आपके ब्रेन पे भी होगा, ओवरऑल आपकी बॉडी की नरिशमेंट के ऊपर होगा कि जितने सॉल्ट्स लॉस हुए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उम्मे राहिल, बहुत सारे वैसे तो हमारे पास क्वेश्चंस भी जो है वो आना शुरू हो गए, तो मैं चाहूँगी, बहुत ज़्यादा लोगों की एक ही प्रॉब्लम है गर्मियों में, वो है कि एक्नी का मसला है और पिंपल्स का मसला है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि मेकअप की वजह से पिंपल्स का इशू होता है, किस तरह से इसको ठीक किया जाए? अच्छा, एक्नी ज़रा सी वजह से अब पसीना आ रहा है, ठीक है, अब आपको पसीना आ रहा है, पोर्स है, अगर वो आपका पोर जो है क्लॉग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो बैक्टीरिया भी बन जाता है और क्लॉग होने की वजह से ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स एंड देन एक्नी बन जाती है। ठीक है, पहली चीज़ आपको प्रॉपर क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, और क्लेंजिंग के साथ आपने जो भी सनस्क्रीन, सन ब्लॉक यूज़ करना है वो अपने स्किन की टाइप देखते हुए यूज़ करना है। होता है कि स्किन आपकी ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, आपने ऑयल बेस्ड जो है सनस्क्रीन यूज़ कर लिया तो आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो आपको हमेशा वाटर बेस यूज़ करना है या स्प्रे फॉर्म में यूज़ करना है। सेकंड, प्रॉपर आपकी क्लेंजिंग का मतलब ये नहीं है कोई बहुत सैलून में जाके आपने क्लेंजिंग करनी, जस्ट आपने दिन में 3 से 4 बार अपना फेस प्रॉपर वॉश करना है और हफ्ते में 1 बार स्क्रबिंग करनी है, माइल्ड स्क्रबिंग करनी है, और रात को सोने से पहले प्रॉपर फेस डीप क्लींस होना चाहिए कि अगर पोर्स के अंदर कोई डर्ट है, कुछ है, तो वो निकल जाए। जहाँ तक बात है कि मेकअप के बाद दाने हो जाते हैं, तो मेकअप का सिलेक्शन सही नहीं है। मेकअप का सिलेक्शन सही होना चाहिए, पहले प्राइमर यूज़ करना चाहिए, देन आप मेकअप कीजिए। मेकअप ज़रूर कीजिए, आप मेकअप के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को लगता है बच्चों के हम बहुत प्यारे लग रहे हैं, वो मुंह धोना नहीं चाहती हैं, और वो उसमें वो गर्मी पसीना, तो उसमें ये कि आप 2 घंटे भी कर लिया, आपका फंक्शन, आपका इवेंट हो गया पूरा, आपने उसको पूरा प्रॉपर वाइप ऑफ करना है, 2 से 3 दफ़ा वाइप ऑफ करना है, पूरा प्रॉपर साफ कर देंगे। आपकी स्किन को ऑक्सीजन मिलना, फ्रेश एयर मिलना बहुत ज़रूरी है। जितना आपकी स्किन ब्रीथ करेगी, आपकी स्किन फ्रेश होगी और दाने नहीं निकलेंगे। अगर किसी को एक्नी प्रॉब्लम है, जो होती रहती है, तो सिंपल रात को जो है आपने थोड़ा सा हल्दी और एलोवेरा जेल मिला के दानों के ऊपर लगा लेना है। चीज़ें तो बहुत सारी होती है, लेकिन सिंपल बता रही हूँ। या पुदीने का पानी गर्मियों में पीना शुरू कर दें। पुदीने का पानी पीना, 5 से 6 पत्तियाँ पुदीना ले लें, 5 से 6 पत्तियाँ अगर गुलाब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और ज़रा सी सौंफ डाल के इसको सुबह फ्रेश आपने पकाना है, 2 से 3 जोश देने हैं, उसके बाद ये पानी निकाल के नीम गर्म ही पीना है। सिर्फ सुबह पिए, सुबह नहार मुँह। अगर आप इसको 21 डेज भी पी लेंगे तो आपकी एक्नी भी खत्म हो जाएगी, आपकी स्किन भी फ्रेश हो जाएगी, आपका कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी बेटर हो जाएगा। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, वेरी शॉर्टली, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ये भी बता दें कि आपने बताया कि किस तरह से जो है वो डाइट को तो ख्याल रख के बंदा अपनी जो है वो जो ख़ास तौर पर एज को कंट्रोल कर सकता है, और जो यंग एज में जो आपके नज़र आ जाते हैं इफेक्ट कि किस तरह से आपकी स्किन जो है उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, आपकी लाफ लाइन्स बढ़ जाती हैं, बोटॉक्स के ज़रिए हम किस तरह से जो है वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं? और ये जो एक तासुर जताया जाता है कि बोटॉक्स करवाने से फेस ख़राब हो जाएगा, किस हद तक गलत है? बोटॉक्स से फेस खराब नहीं होता है, बट ओवरडू कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ओवर करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो वो खराब हो जाता है। बट अब बोटॉक्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी आ गई। बोटॉक्स का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और बहुत अगर नीड है, लाइक मेसेटरल, हमारे जो मसल होते हैं उसको हम फेस को शेप करने के लिए कर देते हैं, बट अब हमारे पास थ्रेड लिफ्ट मौजूद है, हमारे पास फिलर्स मौजूद है, RF मौजूद है, लेजर्स मौजूद है, रेवलाइट मौजूद है। इन सब की मौजूदगी में आपको बोटॉक्स की सच नीड नहीं होती। अगर किसी को है तो बहुत इंस्टेंट, आपका कोई फंक्शन है, कोई आप लगाना चाह रहे हैं तो लगाइए, इसलिए कि उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आपकी स्किन ख़राब क्यों नहीं होती? हमें लगता है कि जब हमारा वो जो भी हमने ट्रीटमेंट करवाया ख़त्म हुआ तो हमारी स्किन ज़्यादा ख़राब हो गई। देखिए, एजिंग तो डे बाय डे आ रही है। अब उस एक बोटॉक्स ने या किसी भी ट्रीटमेंट ने आपकी एजिंग को उस वक्त फ्रीज कर दिया, रोक दिया है। अब वो ख़त्म हुआ है तो आपकी एजिंग एकदम से आपको फील हुई, तो आपको लगता है वर्स्ट हो गया है। वो वर्स्ट नहीं होता, आपका नेचुरल, आपका एजिंग तो चल रही है, वो एक प्रोसेस से रुक गई थी, जो ख़त्म होते एकदम आपको विजिबल हुई तो आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो कितने टाइम पीरियड में जो है वो करवाना चाहिए? देखिए, अगर बोटॉक्स में ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए कि बोटॉक्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टे कर गया। कौन सा ट्रीटमेंट जो आप समझते हैं कि सबसे बेहतरीन है? देखिए, जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो लेजर्स के आते हैं, CO2 हो गया, एंडियाक हो गया, या आपका जो है रेवलाइट हो गया। उसके अलावा अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो थ्रेड लिफ्ट इज बेस्ट, बेटर, मतलब बेस्ट कहना चाहिए, और PRP जो है वो नेचुरल है।
थ्रेड लिफ्ट इंस्टेंट आता है, लास्ट PRP natural है। हाँ बिल्कुल, और PRP नेचुरल इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, बट वो नेचुरली जिनकी स्किन बहुत पतली हो गई है, जिनकी वेन्स नजर आ रही हैं, वो अगर PRP पे जाते हैं तो उनकी स्किन हेल्दी हो जाती है और उनकी जो एजिंग जो है ना वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो थ्रेड के जरिए थ्रेड बहुत जबरदस्त चीज है, उसमें हर एरिया के लिए डिफरेंट थ्रेड्स आ रहे होते हैं। अच्छा, हत्ता कि आईब्रोज के लिए अलग है, अंडर आईज के लिए अलग है, आईलेट के लिए अलग है, आपके पूरे चिन के लिए अलग है, नेक के लिए अलग है, आपको प्लम करने के लिए अलग है, हर चीज के लिए अलग अलग थ्रेड्स है, उनकी लास्टिंग बहुत होती है। तो वो जो स्किन खास तौर पर जो लटक जाती है बिल्कुल लिफ्ट हो जाती है, बिल्कुल लेफ्ट। Yes. वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। तो इस तरह से जो खवातीन है वो अपना ख्याल रख सकती है अपनी एज का। अच्छा, कुछ लोगों का डबल चिन का भी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा होता है। फीमेल्स का तो बहुत ज्यादा डबल चिन का, लड़कियों का तो बहुत ज्यादा डबल चिन का प्रॉब्लम होता है। जो देख रही है ना वो मेरी समझ भी गई होगी किसकी बारे में बात करें। डबल चिन का बहुत मसला होता है, तो किस तरह से डबल चिन को देखिए, एक तो मोबाइल जरा सर उठा के यूज करें। हाँ, सर उठा के यूज करें, ज्यादा गर्दन को नहीं, सर उठा के जीना चाहिए, ये डबल चिन के लिए बहुत जरूरी है। देन हाइफू जो है वो बहुत अच्छा होता है डबल चिन को खत्म करने के लिए, हाइफू बेस्ट है। एंड हाइफू के साथ जो है लेपोलाइसिस के इंजेक्शंस होते हैं। ये दो प्रोसीजर अगर आप मतलब साथ साथ करते हैं तो डबल चिन जो है 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और पिलो जो है, तकिया जो है वो हमेशा सीधा रखे, नीचा रखे, तकिया ऊंचा नहीं होना चाहिए, वो आपके सर्वाइकल के लिए भी नुकसानदेह और डबल चिन मतलब वो प्लान होना चाहिए Yes. बेड के साथ। अच्छा, तो इससे आपकी फिर Yes, बहुत आपकी अच्छा, neck इससे very टमी भी ठीक रहता है, इससे बिल्कुल। टमी का फैट भी जो है वो नहीं आ पाता अब है। बिल्कुल तो ये- स्ट्रेट आपको सोना चाहिए। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा डॉक्टर साकिब, आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहना चाहेंगे आपके किस तरह से लोग जो है वो अपना पानी की मिकदार को ठीक करके और ख़ास तौर पर मेडिसिन से दूर रहें, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि फ्लू भी होता है, कुछ भी होता है तो मेडिसिन हो जाती है, तो किस तरह से मेडिसिन को दूर करके हम अपना ख्याल रख सकते हैं? देखें, मेरी तो एडवाइस ही ये होती है हमेशा कि आप हत्ता उल इम्कान कोशिश करें कि मेडिसिन पे आपको ना ठीक जाना है, पड़े। ठीक है। जरूरत नहीं है मतलब आपको पानी और medicine नेचुरल लेने की। चीज़ों को रखें और वो ना मेडिसिन ना लें, सिर्फ ठीक है। पानी का ही इंटेक बढ़ाएं अपना, और जैसे इन्होंने कहा कि लाइपोलाइसिस और ये ठीक सारी है। चीजें, तो वेट लॉस और इसको मैनेज करना बहुत वेरी ज़्यादा शॉर्टली important है। टाइम हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, तो